वेलकम बैक। इस वीडियो में हम गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्या से पूरा कंप्लीट जितने लायक ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं वो आपको दूंगा। लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल देना भी नहीं आता है। एक सवाल देंगे वास्तविक संख्या से, फिर आपको त्रिकोणमिति में घुसा देंगे। तीसरा सवाल समांतर श्रेणी से होगा, तो पाँचवा सवाल वृत्त से संबंधित होगा। ऐसे हम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं अलग तरह से करता हूँ कि अध्याय 1 में कितने तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, क्योंकि अध्याय 1 में 3-4 टॉपिक है। अपरिमेय संख्या, दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, अभाज्य गुणनखंड और यूक्लिडीय विभाजन। तो ये 4 टॉपिक। तो पहले अध्याय में टोटल कितने ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, मैं उस पर फोकस करता हूँ और केवल सवाल पढ़ कर के नहीं बताता कि हाँ ऑप्शन डी ऑप्शन सी है, नहीं, मैं अब समझाता भी हूँ। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। पहला जो सवाल है वो ये है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। इसमें आर क्या है? तो लोगों को, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो जाता है, जो बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि गणित के सवाल में ए बी सी डी कहाँ से आ गया, एक्स वाई कहाँ से आ गया, ये कन्फ्यूजन होता है। तो बस ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक सामान्य सा संकेत होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा है, हमें 39 में भाग देना है 5 से, तो यहाँ पे 39 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिखा जाता है। और बचपन में हम ऐसे करते थे कि एक लाइन इधर पार देते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं, ऊपर चलेगा, लेकिन इधर वाला ही लिखाएगा ऊपर में और नीचे वाला ये। तब इसमें किसे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। इसे बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। ये होता है भागफल, जो कि पहले इधर होता था बचपन में, लेकिन अब ऊपर रखते भाजक, ये भागफल। और जो नीचे बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। आपको केवल एक चीज़ याद करना है, आप या तो इसे याद कर ले या फिर इसे याद कर ले, यानी कि या तो भाजक याद करें कि भाजक जिससे भाग दिया जाता है, या फिर भाज्य जो बड़ी संख्या होती है, यानी कि जिसमें भाग लगाना होता है बस। बाकी भागफल और शेषफल तो आपको पहले से याद है। तो इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं। सी डी नहीं है, यहाँ पे क्यू आर होता है, तो यहाँ पे क्यू और ये आर होता है। तो बस ए या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए 39 को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी गुने क्यू। बी कौन है? बी ये है। क्यू कौन है? ये। तो 7×5 = 35 प्लस आर, आर कौन है? ये। तो 7×35 और 4 39, ये बराबर हो गया इतने के। तो बस यही इसका संकेत है। इसको घबराना नहीं कि ABCD कहाँ से आ गया मैथ के सवाल में। तो बस इस चार्ट को याद कर ले, आपका काम हो जाएगा, ABCD वाला झंझट खत्म हो जाएगा। भाज्य या विभाज्य ए से सूचित किया जाता है, ए से दिखाया जाता है। भाजक यानी कि जिसे हम भाग देते हैं उसे बी बोलते हैं। जो ऊपर में लगता है उसे भागफल, और जो नीचे में बच जाता है उसे शेषफल। आप इसे याद करें। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। ये कन्फ्यूजन आपको खत्म हो गया होगा। तो पहला सवाल इसी से है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर क्या है? तो आर शेषफल है। अगर ए पूछता तो ए होता भाज्य, बी पूछता तो भाजक होता, और क्यू पूछता तो भागफल हो जाता। ये आपको याद हो गया। आर की सीमा क्या होती है या फिर क्या हो सकती है? आर कहाँ तक जा सकता है, यानी कि जो शेषफल है वो क्या हो सकता है? तो शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और 20 से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि 5 39 भागा देंगे तो 7 बार में, और 4 बचेगा। तो यहाँ पे आर ये है, आर या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है, 20 से बड़ा नहीं हो सकता है, 20 से छोटा ही होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आर की सीमा क्या है? तो आर की सीमा है 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होगा। नेक्स्ट सवाल, आर 0 होने पर क्या हो जाता है? तो आर 0 होने पर हमें HCF महत्तम समावर्तक प्राप्त हो जाता है। यूक्लिड विधि किसके लिए उपयोग में लाया जाता है या फिर किसके लिए उपयोगी है? तो HCF निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन आपने पढ़ा होगा, और उससे केवल HCF ही निकाला जाता है, LCM नहीं निकलता है। यदि 45 बराबर 6 × 7 + 3, तो यहाँ पे आर क्या है? तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए बी क्यू प्लस आर, तो आर यहाँ पे 3 है। 72 0, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो अब HCF हमें प्राप्त हो गया, लेकिन वो HCF है कितना? आर 0 होने पे HCF प्राप्त हो जाता है, लेकिन अब HCF है क्या? वैसे तो यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको ऐसे करते हैं, 9 यानी कि बी से हम भागा देते हैं ए में, 72 में 72,
कितने बार में लगेगा, तो 9 8 बार में पूरा का पूरा कट गया और नीचे 0 आ गया। तो 0 के ठीक ऊपर वाला बाएं साइड वाला ही महत्तम समापवर्तक होता है, HCF होता है। 0 के ठीक ऊपर बाएं साइड वाला, तो उस लिहाज से ये सही हो गया 9। दो संख्याओं का HCF किस विधि से जल्दी निकल जाता है, यूक्लिड विभाजन से। जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने करके दिखाया कितनी जल्दी निकल गया। 19 बराबर 4 × 4 + 3 में Q क्या है। A ये होता है, B ये होता है, Q ये होता है और R ये होता है। तो इसमें Q क्या है, A B Q, ये Q है। 12 और 18 का HCF क्या होता है, तो उसे भी वैसे ही करेंगे। 12 से 18 हम भाग दे देंगे ऐसे करके, और 0 आने के ठीक बाएं साइड जो अंक होगा 0 के ठीक ऊपर बाएं साइड वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो 6 होगा। 12 और 18 का LCM क्या होता है, तो 36। इसे कैसे निकालते हैं, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आपको दो संख्या दी रहे, ये और HCF LCM पूछे, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर HCF पूछता है तो HCF जब भी होगा वो तो या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर इससे पीछे जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता है। यानी कि 12 से या तो कम होगा या फिर 12 तक होगा, 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर LCM पूछता है तो LCM या तो 18 तक जाएगा या फिर इससे आगे जाएगा। 18 से पीछे नहीं जा सकता है, 17 16 नहीं हो सकता। जब भी होगा 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। तो HCF जब भी पूछेगा दो संख्याओं का तो इससे पीछे का ही कोई संख्या होगा, और LCM जब भी पूछेगा तो इसके आगे का ही कोई संख्या होगा, लास्ट वाली संख्या के आगे का ही कोई होगा। और HCF में पहले वाली संख्या के पीछे का ही कोई अंक होगा, यह हमेशा ध्यान में रखें। तो इसका HCF हुआ था 6 जो कि पीछे है, और इसका LCM क्या होगा, या तो 18 होगा या फिर 18 से भी दूर जाएगा। अब हम वैसी संख्या खोजते हैं जिसमें कि इससे भी भाग लग जाए और इससे भी भाग लग जाए। तो अगर हम 36 निकालते हैं तो 36 को ये भी काट देगा और ये भी काट देगा, तो बस HCF यही हो जाएगा, यही हो गया LCM। LCM गुने HCF बराबर क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि 6 और 4 का LCM हमें निकालना है। 6 और 4 दो संख्या हैं, एक ये है, ये और B, ये दोनों संख्या हैं। तो LCM HCF के बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि 6 और 4 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा वही HCF और LCM के बराबर होगा। 24 बराबर 2 × 2 का पावर 3 × 3, यह किसका रूप है, तो अभाज्य गुणनखंड का रूप है। 30 और 45 का HCF क्या होगा, तो HCF जब भी होगा इससे पीछे ही होगा, 30 से पीछे ही होगा। और कोई ऐसी संख्या होगा 30 या फिर 30 से पहले ठीक वो संख्या जो दोनों को काट दे, तो 30 तो इसे नहीं काटेगा, तो अब हमें 30 से पीछे जाना पड़ेगा। तो 30 के पीछे कौन कौन सी संख्या होती है, तो हमें 15 दिखाई दे रहा है सबसे करीब में, जो इसे भी काट देगा और इसे भी काट देगा। तो HCF इसका 15 हुआ। 12 28 का LCM कितना होगा, तो या तो यहाँ होगा LCM ये, या फिर इससे आगे जाएगा। ये तब होगा जब अगर ये इसे काट दे, तो 20 28 को नहीं काटेगा, तो इसीलिए अब हमें इन दोनों से आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 140 सबसे नज़दीक में दिखाई दे रहा है, जो कि 20 से भी कट सकता है और 28 से भी कट सकता है। तो LCM 140 हुआ। 16 और 40 का HCF क्या होगा, तो HCF जब भी होगा 16 से पहले ही होगा, यानी कि पहली संख्या से पीछे ही जाएगा बाएं साइड। तो कौन होगा, जो इन दोनों को काट दे, तो 8 होगा। 8 दूना 16 और 8 फुटा 40। अब यहाँ पे 3 संख्या दी हुई है, 4 6 8 16। तो LCM जब भी होगा इन तीनों से बाहर होगा या फिर इसके बराबर होगा। 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर LCM पूछेगा तो हमेशा या तो 8 के बराबर होगा या लास्ट संख्या के बराबर होगा, या फिर इससे इधर जाएगा। और HCF महत्तम पूछेगा तो या तो 4 होगा सबसे पहली संख्या, या फिर इससे पीछे जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो LCM पूछ रहा है, तो LCM ये तब होगा जब ये दोनों इसे काट दे। तो 4 तो इसे काट दे, लेकिन 6 इसे नहीं काट पा रहा है, तो हम 8 से आगे जाएंगे जिसे तीनों संख्याएं काट दे। तो 24 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 24 को ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा। तो 8 के बाहर वाला हम संख्या 24 ले रहे हैं, जो तीनों से कट जा रहा है। तो यही इसका LCM हो गया। सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है, तो इसे HCF द्वारा दिखाया जाता है। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाता है, LCM।
सबसे छोटा समान गुणज मैंने वही आपको बता दिया। जैसे 4 है और ये 6 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये सबसे नज़दीक वाला होगा 6 के बाद वाला, लेकिन इन दोनों से कट जाना चाहिए और सबसे नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हम क्या 12 ले सकते हैं, 12 इससे भी कट सकता है और इससे भी कट सकता है, तो सबसे नज़दीक वाला परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, तो p/q, यही परिमेय संख्या हो गया। अब p/q से भी आपको नहीं घबराना है, p/q का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 4/3, 1/2, तो जिसे ऐसे लिखा जा सकता है वही परिमेय संख्या होती है p/q। कौन अपरिमेय संख्या है, ये है नहीं, ये 1/2 लिखा है तो यह परिमेय हो गया। ये 0.5 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, √3 वाला अपरिमेय संख्या है। हालांकि लॉन्ग वीडियो में जब हम क्लियर करेंगे तो अच्छे से बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये क्या है 0.125, ये क्या है, ये भी हम लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये शॉर्ट है तो इतना ध्यान रखना के लिए काफ़ी है, इतना समझना। √9 अपरिमेय क्यों नहीं है तो ये भी रूट में, लेकिन √7 होता तो अपरिमेय हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। रूट के अंदर ऐसी संख्या हो 7 या फिर 8, 9, 10 या 9 नहीं, जो किसी संख्या के स्क्वायर ना हो। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो ये 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाली संख्या अगर रूट में हो तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे √16 तो ये भी 4 का स्क्वायर है, √81 तो ये भी 9 का स्क्वायर है। तो अगर ऐसी संख्या रूट में हो तो ये अपरिमेय नहीं होती है। वैसी संख्या जो किसी का स्क्वायर ना हो, अगर वो रूट में हो तो अपरिमेय संख्या होती है। √7 किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या, तो अपरिमेय, यानी कि √3 + 3, तो यह क्या है, तो पूरी संख्या अपरिमेय है। किसे p/q में नहीं लिखा जा सकता है, तो √11 को, ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसे भी लिख सकते हैं हम, इसे भी लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस रूट हट जाता है। किसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे √7 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाता है, संख्या वही रह जाती है। तो 2 का स्क्वायर हमने कर दिया तो रूट हट गया, लेकिन संख्या यही रह जाएगी, तो √2 का स्क्वायर 2। √3/2 किसका उदाहरण है, तो अपरिमेय संख्या का। भले ही ये 3/2 है, लेकिन इसमें एक अपरिमेय है पहले से और यह किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यह पूरा का पूरा संख्या ही अपरिमेय हो जाएगा। π² किस श्रेणी में आता है, अपरिमेय संख्या। p/q में ना लिखा जा सके, ये किसका अर्थ है, तो यह अपरिमेय संख्या का है। अपरिमेय को p/q में नहीं लिखा जाता है, यानी कि 1/2, 1/4 ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। अब दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, ये देखना। तो ये समाप्त क्यों, क्योंकि ये 3 संख्या के बाद ख़त्म हो गया। अगर ये ख़त्म नहीं होता तो इसके पीछे बाद में बूंदा बूंदा लगा होता 5 के बाद में, लेकिन यहाँ पे केवल 0.25 है, ये समाप्त हो गया, तो ये समाप्त है, इसे शांत भी बोलते हैं। ये क्या है, तो ये असमाप्त है, ये अशांत है, यानी कि ख़त्म नहीं हो गया, चलता जा रहा है 3, लेकिन केवल 3 ही आ रहा है, तो इसे कहते हैं दोहराने वाला। असमाप्त लेकिन दोहराने वाला, जिसे आवर्ती ही बोलते हैं। तो असमाप्त और दोहराने वाला। 1/6 किस प्रकार की दशमलव है, असमाप्त आवर्ती, मतलब कि इसमें भी कुछ ये समाप्त नहीं होगा और एक जैसी संख्या ही आती रहेगी, तो ये असमाप्त, अशांत और आवर्ती है। 1/3 ये क्या है, तो इसको भाग देने पर ऐसा आता है 0.3333, तो ये समाप्त तो नहीं है, ये चलता जा रहा है, तो ये असमाप्त या फिर अशांत बोल सकते हैं। और आवर्ती कि केवल 3 दोहरा जाता रहा है, अगर 3 नहीं होता तो ये होता अनावर्ती, अ लग जाता है इसके पीछे, लेकिन ये आवर्ती है क्योंकि ये 3 आते जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे शांत और अशांत नहीं पूछ रहा है, आवर्ती पूछ रहा है, अनावर्ती, अपरिमेय और समाप्त। तो ना तो यह समाप्त है और ना इन दोनों से है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसलिए अनावर्ती है। अगला सवाल ये कि ये क्या है, तो ये तो सबसे पहले असमाप्त है, ये समाप्त नहीं होगा, ये अशांत है। और दूसरी बात 1 2 1 2 1 2 आता जा रहा है, तो ये आवर्ती है, तो ये असमाप्त आवर्ती हो गया। अगर यहाँ पे 1 3 5 7 8 ऐसे करके आता तो ये अनावर्ती होता, यानी कि न दोहराने वाला और न दोहराने वाला।
अशांत तो रहेगा ही, समाप्त ये नहीं होगा, लेकिन हाँ ये दोहराने वाला है क्योंकि ये 12-12 को दोहराता जा रहा है, 1-2 को दोहराता जा रहा है, तो ये असमाप्त आवर्ती होगा। रूट 2 का दशमलव क्या होगा, तो असमाप्त अनावर्ती। ये ना तो रुकेगा और ना ही एक जैसा संख्या आता रहेगा, जैसे कि 3, 5, 7 ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो अशांत है और दूसरा अनावर्ती भी है, रुकेगा भी नहीं। 1.4 समाप्त क्यों है, क्योंकि इसमें केवल 2 और 5 हैं, यानी कि 2 गुने 2। अगर नीचे में गुना करने के बाद केवल 2 और केवल 5 रहे तो वह समाप्त होता है, तो यह समाप्त है। वैसे भाग देने के बाद वह वैसे भी रुक जाएगा। कौन असमाप्त अनावर्ती है, जो रुके भी नहीं और दोहराता भी नहीं जाए, तो ये रुक गया, ये रुका नहीं है लेकिन ये दोहरा रहा है, 4-4 को दोहरा रहा है। ये भी 1-6-6-6 को बाद में फिर जाके 1-6-6-6 को दोहराता जाएगा। ये भी वही 1-2 को दोहरा रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन। ये ना तो रुकेगा और ना ही दोहराएगा। कौन समाप्त है, 1/20, 1.20। ये 1/20 क्यों, 20 का एलसीएम निकाल लेने के बाद अगर केवल 2 और 5 यहाँ पे आपको दिखाई दे एलसीएम में नीचे में, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो हाँ, यह समाप्त है। 22/7 किस प्रकार का ये है, दशमलव है। समाप्त, असमाप्त और आवर्ती, रुकेगा नहीं लेकिन दोहराता जाएगा एक दूसरे अंक को। ये क्या है, असमाप्त अनावर्ती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 4 डबल जीरो है, यहाँ पे 4 ट्रिपल जीरो है, रुक भी नहीं रहा है और ना ही दोहराता जा रहा है, तो ये असमाप्त और न दोहराने वाला असमाप्त और अनावर्ती है। अब अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या से ये मूलभूत सवाल पे। वास्तविक संख्याओं में कौन संख्या शामिल है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, सभी शामिल है। कौन पूर्णांक नहीं है, ये, क्योंकि पूर्णांक कौन होता है, -1, 0 और 1, इधर का सारा और इधर का सारा, जो पॉइंट बना लिखा हो वो नहीं, तो पूर्णांक कौन नहीं, ये नहीं है। बाकी ये भी है क्योंकि माइनस में है, ये 0 है और 7 है। कौन पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या 2 से शुरू होगी और पूर्णांक संख्या -0, 1 ऐसे करके जाता रहेगा, तो पूर्ण कौन है। प्राकृतिक संख्याओं का पहला सदस्य क्या है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे को बोल देंगे कि अब गिनती गिनो, तो प्राकृतिक नेचुरली गिनना शुरू कर देगा 1 2 3 4 5, तो यही पहला सदस्य यही है, 1। ये प्राकृतिक संख्या का पहला सदस्य है। 1.5 किस श्रेणी में आती है, परिमेय में। 0.5 किस प्रकार की संख्या है, तो परिमेय, क्योंकि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है P/Q। P ये हो गया, Q हम कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, जो खुद से कटे और जो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से न कटे, तो 2 का भी यही हाल है। 1 अभाज्य क्यों नहीं है, 1 ना तो भाज्य है, ना सम है, ना विषम है, ये खास शब्द है, खास अंक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। 39 किस प्रकार की संख्या है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब जो 1 और खुद के अलावा किसी और से कटे, उसे या तो संयुक्त बोलते हैं या फिर भाज्य भी बोलते हैं। तो ये 1 से कटेगा, 39 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। कौन अभाज्य है, 29, जो केवल 1 से कटेगा और केवल 29 से कटेगा, तो ये अभाज्य है। 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के बाद जो इधर आते जाता है वही गुणनखंड होता है।